हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजली गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि आज से हमने आपकी कल से ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान शुरू की है बीए पार्ट फर्स्ट में। तो बीए पार्ट फर्स्ट में आपके राजस्थान का भूगोल में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो उसी में से ही पहला है आपका राजस्थान का सबसे पहला चैप्टर है, वो है राजस्थान के भौतिक विभाग और उनका विवरण, है ना। तो राजस्थान देखिए आपके सामने मैंने मैप बना रखा है, पूरा राजस्थान का मैप है ये। तो राजस्थान के भौतिक विभागों को इसमें आपको पहले अध्ययन करना है ना। राजस्थान देखिए हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जितना बड़ा राज्य है उतनी ही ज्यादा इसमें विविधताएं हैं। इसमें कहीं हमें मरुस्थल दिखाई देते हैं तो कहीं पहाड़ है, प्राचीन पठार से लेकर के प्राचीन पहाड़ों से लगा करके नवीन पठार तक भी है इसमें, नवीन पहाड़ तक भी है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो है लावा प्रदेश भी पाए जाते हैं जो लावा मिट्टी से बने हैं, है ना। तो इसमें काफी सारी इतनी विविधताएं है इस पूरे राजस्थान में कि इतना कुछ है यहाँ पर देखने के लिए कि लगभग सब कुछ यहाँ हमें जो भौतिक विभाग है उनमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। विविध प्रकार की मिट्टियां हैं, विविध प्रकार के पर्वत है, पठार है, मैदान है, पहाड़ हैं, दलदल भी हैं, मरुस्थलीय भूमि भी है ना। तो कई सारी विविधताएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, है ना। यहाँ पर मीठे पानी की नदियां भी हैं, मीठे पानी के अलावा यहाँ पर नमकीन झीलें भी हैं, है ना। तो मीठी झीलें भी हैं। तो कई प्रकार की विशेषताओं से युक्त ये आपका राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए हम इसके भौतिक विभाजन करें अगर इसका तो हम इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। आज के वीडियो में हम इन 2 क्षेत्रों को ही डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं परंतु ये काफी विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए हर क्षेत्र को डिस्क्रिप्टिव रूप से अध्ययन करना तभी हम इसको चीजों को समझ पाएंगे। तो इसको हमें समझने के लिए हमने देखिए यहाँ पर इस राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं आपके सामने केवल 2 पार्ट रखे हैं और 2 पार्टों के बीच में भीतर भी देखिए कई सारे पार्ट हैं, है ना। जैसे पहले वाले पार्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पीछे वाला जो आपके पहले तो आप इस मैप को समझ लीजिए। देखिए आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बता दूं उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम तक ये आपकी ये अरावली श्रेणी फैली हुई है ना। और ये अरावली श्रेणी इसके 2 भाग बराबर करती है, एक पश्चिमी भाग करती है राजस्थान का, एक पूर्वी भाग करती है ना। अरावली रेंज ऐसे 2 भाग करती है इसके। तो ये पश्चिमी भाग है वो काफी शुष्क है, बारिश की दृष्टि से वो काफी पिछड़ा हुआ है और रेगिस्तान की इलाका भी यहीं पर मिलता है। अर्धशुष्क और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ मिलती है। जबकि ये पूर्वी भाग है राजस्थान का, ये इस पश्चिमी भाग से नितांत अलग है और उपजाऊ भी है और इसमें काफी जो है वर्षा की मात्रा भी काफी यहाँ पर देखी जाती है। तो कई प्रकार की विविधताएं इस अरावली रेंज के पूर्व और पश्चिम में हमको देखने को मिलती है। तो आपको बता दूं मैं कि इस देश पूरे राजस्थान के लगभग 61% भाग पर 61% भाग पर हमारा यहाँ पर शुष्क प्रदेश है। लगभग मरुस्थलीय वनस्पति कह सकते हैं हम इसको, पूर्णतः मरुस्थल तो नहीं मगर 61% जो है शुष्क और अर्धशुष्क के अंतर्गत और मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है ना। जबकि केवल 39% भाग ही ऐसा है जो मतलब यूज करने के योग्य है, या इसके अलावा भी काफी बड़े भाग पर जो है आपकी अरावली रेंज फैली हुई है और पठार फैले हुए हैं, है ना। तो बहुत कम ही ऐसा, परंतु यहाँ पर राजस्थान में जनसंख्या काफी कम है, इस वजह से इस प्रभाव का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है जनसंख्या को लेकर के। तो देखिए इसमें कई सारी चीजें आपको दिख रही है, जैसे घग्गर का प्लेन है, मैं आपको पढ़ सकता हूँ, ये रेतीली भूमि है पश्चिम में, ये आपका अर्धशुष्क ये शुष्क प्रदेश है आपका, ये मरुस्थल है पूरा ये फैला हुआ है ना, ये लूनी बेसिन है ना, ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, ये अर्ध उष्ण क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये शेखावाटी रीजन है। शेखावाटी रीजन किसको कहते हैं, जहाँ पे आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, इसको शेखावाटी रीजन कहा जाता है ना। अरावली रेंज है आपकी जो पूरा उत्तर पूर्व से दिल्ली से लगा करके पश्चिम तक फैली हुई है। 645 किलोमीटर लंबाई की ये श्रेणी है, जिसमें से 500 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में पड़ती है। इसके बाद पूर्वी भाग थोड़े आर्द्र है और यहाँ पर क्या है, जल की मात्रा और वर्षा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। दक्षिण की तरफ आप देखें तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और पश्चिम की तरफ बढ़ते जाए तो हम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। परंतु ये बात अलग है कि अब यहाँ पर पश्चिमी भाग में जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर आ गई है, जिस वजह से क्या है यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं अब काफी बढ़ रही है ना।
तो हम देखते हैं पहला पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश आपके सामने दिख रहा है, ये है ना, ये आपके गुजरात से लगा करके, सीमा से लगा करके और पाकिस्तान के साथ सीमा होते हुए और पंजाब तक फैला हुआ है। ये एरिड रीजन है, शुष्क प्रदेश है, परंतु अब शुष्क थोड़ा यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है वो आ गई है, जिस वजह से यहाँ पर काफी उपजाऊपन बढ़ गया है। तो ये देश के 61% भाग पर फैला हुआ है और लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 300 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। अब देखिए इसमें भी दो क्षेत्र है, आपको बता दूं। इसमें एक तो वो क्षेत्र है जो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है और दूसरा वो है बालुका स्तूप मुक्त है। यानी एक तो वो स्थान है जहाँ बालुका स्तूप भरे पड़े हैं और दूसरा वो स्थान है जहाँ बालुका स्तूप पाए नहीं जाते हैं। तो देखिए यदि हम पश्चिम में जो है पाकिस्तान की सीमा के साथ पंजाब तक बढ़े तो यहाँ पर जो है मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, काफी बड़े टीले पाए जाते हैं और यहाँ स्तूप पाए जाते हैं। ये स्तूप लगभग 2 से 8 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कोई कोई तो 60 मीटर की ऊंचाई तक ये स्तूप जो है मिलते हैं, बालू के स्तूप यहाँ पर मिलते हैं ना। तो ये पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के सहारे पाए जाते हैं, है ना। ये बालू का स्तूप भी कई प्रकारों में डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 8-9 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, क्योंकि बालू का स्तूपों में भी कई प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और कई उनके आकार के अनुसार उनको विभाजित किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में वहां पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बालुका मुक्त प्रदेश है। ये बालुका मुक्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है धातु है चट्टानी है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या है बालुका मुक्त नहीं पाया, ये सैंड ड्यून्स लेस एरिया है ना। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं अरावली के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर ये इलाका जो है वो फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा भाग है राजस्थान बांगल या शुष्क मैदान। देखिए ये राजस्थान का बांगल मैदान है ना, जो शुष्क मैदान है ये पूरा फैला हुआ है। देखिए अरावली के पश्चिम में और जो आपके सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, जो आपके मरुस्थलीय जो स्तूप है उनके पूर्वी वाला भाग यानी अर्ध शुष्क प्रणाली का प्रदेश है, ये फैला हुआ है ना। 25 सेंटीमीटर की जो है समवर्षा रेखा इस भाग को इसके पश्चिमी भाग से अलग करती है। यानी इस भाग में भी बारिश होती है परंतु सेमी अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती हैं लगभग, है ना। तो ये अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। इसमें देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। राजस्थान बांग्लादेश शुष्क मैदान को लूनी बेसिन या गढ़वाल प्रदेश कहते हैं। लूनी बेसिन है आपके, देखिए, है ना। और इसके बाद लूनी बेसिन के बाद शेखावाटी है, ये उत्तर में मिलता है ना। नागौर उच्च भूमि है, यहाँ पाई जाती है नागौर में, इसके आसपास। और फिर घग्गर का मैदान यहाँ पे फैला हुआ है, घग्गर नदी, जो प्राचीन घग्गर नदी फैली हुई थी। तो देखिए लूनी बेसिन या गढ़वाल बेसिन को समझिए पहले। देखिए लूनी जो आपको पता है कि यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है पश्चिमी राजस्थान की, और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र तक पहुंची है। बाकी इसकी कोई ऐसी नदी नहीं है जो समुद्र तक पहुंची हो पश्चिमी राजस्थान में। और ये कहाँ की कच्छ के रन में गिरती है, यहाँ पर, है ना, कच्छ के रन में गिरती है। ये पश्चिमी पहाड़ियों से निकल के और आपके जोधपुर के दक्षिण पूर्वी भाग होते हुए, सिरोही होते हुए और ये बहती है नदी, है ना। उसके बाद गुजरात में चली जाती है, कच्छ के रन में चली जाती है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदी है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, इनको हम नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे, है ना। जैसे जोजड़ी है ना, और इसकी लीलड़ी है ना। तो कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, वो इसको जल प्रदान करती हैं। देखिए ये भी एक जो धरातल है। तो ये देखिए ये लूनी बेसिन की जो नदियां हैं, ये ऊपरी भाग में तो क्या है कि मीठी है, मतलब नीचे भाग में जो लूनी नदी है वो खाली पाई जाती है। इसके कई सारे कारण हैं। देखिए लूनी बेसिन होने की वजह से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिम से जो मतलब वायु आती है वो अपने साथ नमक के कणों को उड़ा करके यहाँ पर प्रक्षिप्त कर देती है, जिस वजह से इस भाग में खारापन बढ़ जाता है और यहाँ पर रेत की अधिकता हो जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर अभाव इसीलिए पाया जाता है। इसके बाद देखिए नागौर उच्च भूमि है, जो नीचे वाले भाग पाया जाता है। यहाँ से देखिए कई सारी छोटी छोटी नदियां निकली हैं और इस भाग से निकल करके कई नदियां जो है लूनी की सहायक हो गई हैं, है ना। इसके बाद देखिए शेखावाटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, ये शेखावाटी है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं, यहाँ पर जल प्रवाह आंतरिक प्रकार का पाया जाता है, मतलब उन नदियों में जल की इतनी मात्रा नहीं होती है कि उस क्षेत्र से बाहर जा पाए, या इतनी बड़ी नदियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसी वजह से इसको शेखावाटी रीजन या जो है यहाँ पर जो है आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए घग्गर मैदान इसी शेखावाटी रीजन के पास ही है। आपको हमारा प्राचीन जो घग्गर नदी है, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता था, वो इस रीजन में प्रवाहित होती थी। वो कभी इस रीजन में प्रवाहित होती, परंतु अब वो क्या है, सूख चुकी है ना। तो ये प्राचीन सरस्वती नदी वाला पार्ट है। इसके बाद देखिए दूसरा भाग है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। जो अरावली श्रेणी वाला पहाड़ी प्रदेश है, इसे भाग में बांटा गया है। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये अरावली श्रेणी। अब अरावली श्रेणी को भी कई प्रकारों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया। उत्तर पूर्वी अरावली श्रेणी प्रदेश,
मध्यवर्ती अरावली श्रेणी प्रदेश, घोलाट का पठार है इसमें एक आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर, ये रहा घोलाट का पठार यहाँ पर है ना, ये वाला। इसके अलावा क्या है आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश, जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है। देखिए उत्तर पूर्व में जो अरावली प्रदेश है वो उतना ऊंचा नहीं है, मध्यवर्ती थोड़ा ऊंचा है। इसको सबसे जो ऊंची जो श्रेणियां हैं वो अरावली में दक्षिणी श्रेणियां जो सिरोही में मिलती हैं, और सिरोही में आपको पता होगा सबसे ऊंचा जो शिखर है इसका वो है गुरु शिखर पर्वत शिखर है ना, जो 1722 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा आप देखिए इसमें और कई भाग हैं जिनको हम अगले 2 पार्ट्स में देखेंगे। तो अभी मैं आपको इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा जहां पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ के आप इसको लगा सकते हैं। इस चित्र की मैं फोटो भी डाल दूंगा आपको जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें, है ना। तो इसका जो 2 पार्ट है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।